Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो आपका कोर्स है उसको हमने इस हिसाब से डिजाइन करके रखा है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में आपको हेल्प मिल सके, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है फाउंडेशन कोर्स का वो क्या हो सके, वो प्रिपेयर हो सके। ये तो हो गई आपकी कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ और मैं बोल सकती हूँ कि एक तरह से आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब आप पूछोगे मैम वो क्या गुड न्यूज़ है? वो गुड न्यूज़ ये है कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कब नोट्स को बनाने में। जब हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे तो हमने भी ये प्रॉब्लम क्या की थी, फेस की थी। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए क्या करें, नोट्स हम लोगों ने बना लिए हैं। साथ के साथ में हमने उन्हें क्लास 9th एंड 10th के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के नोट्स को क्या कर दिए, हमने हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ छोटी सी 2-3 स्टेप्स फॉलो करनी है जिसके थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ आप देखोगे कि जो आपका लिंक है वो क्या हो रहा है, वो आपका डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, राइट। और मैं आपको यहाँ भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ www.edugrown.in। इस पे आप जाएंगे, देन उसके बाद आप क्लास 9th या 10th के जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिएगा एंड आपको कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिएगा। देन आपके नोट्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और आपको क्या करना है, वहां से डाउनलोड करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे और वो भी सब क्या है, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके नाउ ये तो हो गई रिगार्डिंग आपके नोट्स के बारे में बात। आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे आपकी। अब मैं बात करती हूँ अपने शेड्यूल के बारे में एंड आई होप आपने मेरा शेड्यूल चेक कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपको पता है, एक तो मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, राइट, जिसमें मैं MWF में क्लास 9th को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड TTS में क्लास 10th को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। एंड आपको पता है जैसे टुडे इज थर्सडे, आज किसका टर्न है, आज क्लास 10th का टर्न है, जिसके अंदर मैं क्या करवाने वाली हूँ, आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, उसका चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ओके इसके पहले की जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था रिगार्डिंग वाटर रिसोर्सेज। मैंने आपको प्रॉपर पूरा समझाया था कि वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे। साथ के साथ में जो उसके आपका सेकंड वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि वाटर स्कैरिसिटी क्या होती है और हमें वाटर को कंजर्व करने की क्या नीड है या हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए वाटर को। ओके ये सारा चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी एंड आई होप आपने वो मेरा वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे जाना है, वहां जाके आपको मेरी प्लेलिस्ट को चेक करना है और वहां इस चैप्टर के एज वेल एज जो प्रीवियस चैप्टर है उसके भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं। ओके इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको आगे की चीजें कि जो हमारा डैम है, डैम की डेफिनेशन, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, जो डैम है ये आपको उसको मल्टी प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, हाइड्रोलिक प्रोसेस क्या होता है आपका, ये सारी चीजें मैं आपको इस वाले चैप्टर इस वाले वीडियो के अंदर कवर करवाने वाली हूँ। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। क्या है वो रिक्वेस्ट, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को। क्यों करना है आपको प्रेस बेल आइकन को, क्योंकि आप सारा काम करके फ्री हो सके और रिलैक्स माइंड से मेरा क्या कर सके, वीडियो देख सके, जिसके कारण आपको सोशल साइंस की हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ इंक्रीज हो जाए, राइट। तो ये आपको काम करना है। अब मैं और अगर आपको लगता है ये जो मेरा वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा या आपके लिए आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। So welcome to social science class. Okay now as you know that
कि हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स में क्या करवाने वाली हूँ, कवर करवाने वाली हूँ। ओके, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपके टॉपिक्स के नाम है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डैम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मूवमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। गॉट इट? कि क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो डैम के क्या डेफिनेशन है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या मूवमेंट्स हुई है रिगार्डिंग जब भी डैम एंड ऑल बनते हैं। इसके अलावा हम डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, और ये हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर होता है या प्रोसेस होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। ओके, ये सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का वो क्या है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि हम देखने वाले हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट और एज वेल एज इंटीग्रेटेड वाटर रिवर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। ओके, सो नाउ अगर हम इसमें बात करते हैं क्या एंशियंट टाइम के, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इन एंशियंट टाइम वी यूज टू कंजर्व वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम बिल्ट ऑफ स्टोन, रबर, रिजर्वियर और लेक्स, एम्बैंकमेंट एंड कैनाल फॉर इरिगेशन। ओके, यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा आपसे कि ऐसा नहीं है कि अभी ये डैम एंड ऑल बनना या फिर वाटर को कंजर्व करना हम अभी अभी सीखे। ओके, ये जो सारी चीज है ना वो हमारे एंशियंट टाइम से चली आ रही है। गॉट इट? तो हम क्या देख रहे हैं, हमने एंशियंट टाइम को देखा है, तब से वी यूज टू कंजर्व वाटर, तब से हम क्या है, वाटर को कंजर्व करने का काम कर रहे हैं। किसके थ्रू? सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की तो वो कौन कौन से हैं, लाइक डैम बिल्ट ऑफ स्टोन, रबल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो आपका इस टाइप का जो बोलना चाहिए एक तरह से डैम जो होता है उसको हम कैसा डैम बोलते हैं, ये देखो आपको दिख रहा होगा ये स्टोन टाइप से बना हुआ है लाइक। तो ये जो इस टाइप का जो डैम बनता है इसको हम कौन सा डैम बोलते हैं, इसको स्टोन रबल डैम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है, रिजर्वियर और लेक्स। ये जो इस टाइप का जो लेक है ना, ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वियर और लेक्स बोलते हैं। और ये जो है ये क्या है आपका, एम्बैंकमेंट। ठीक है, ये क्या आपका एक तरह से एम्बैंकमेंट है। और इसके अलावा कैनाल्स जो होते हैं उनको भी बनाया जाता है, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। गॉट इट? तो आपको एक चीज समझ में आई कि ये हमने अभी अभी नई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखी है, ये टेक्निक्स जो है हमारी वाटर को कंजर्व करने की वो हम बहुत प्रीवियस टाइम से, एंशिएंट टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। ओके, नाउ we have continued this tradition in modern India by building dam in most of our river basin। ठीक है, और ये जो आपका एंशियंट टाइम से वाटर कंजर्व करने का जो आपका ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसको हमने क्या किया, हमने उसको अभी तक कंटिन्यू किया है मॉडर्न इंडिया के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा भी लेटेस्ट है अभी तक वो हमारी चीजें क्या चलती आ रही है, ट्रेडिशनल जो है वो क्या हो रहा है, चलता आ रहा है। गॉट इट? अब हम क्या करते हैं, जो भी रिवर बेसिन है उसके ऊपर हम क्या बना देते हैं, डैम बना देते हैं। और उस टाइम पे भी क्या होता था, इस टाइप के डैम बनते थे। ओके, गॉट इट? समझ में आया आपको कि एशियन टाइम से ये चीजें हमारे क्या होती जा रही है, कंजर्व वाटर की टेक्निक हमारी नई नई नहीं है, पुरानी सी है, और हमने उसी टेक्निक को या उसी ट्रेडिशनल को क्या किया, कंटिन्यू किया है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे एंशियंट इंडिया के अंदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर करा जाता था, या उसका कैसे बोलना चाहिए एक तरह से यूज किया जाता था, या क्या होता था। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, इन दी फर्स्ट सेंचुरी, जब हम फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, श्रीनागवीरपुरम। ठीक है, श्रीनागवीरपुरम जो है वहां कहाँ है, ये इलाहाबाद के पास में। वहां क्या किया गया था, एक्चुअली में ये जो है वहां क्या है आपकी बोलना चाहिए इलाहाबाद के पास, लखनऊ के पास जो है, यूपी के इधर जो गंगा है आपकी, वो वहाँ क्या है, रिवर है गंगा। अब रिवर गंगा होती है वहां, तो क्या होता था वहां की, मान के चलो बहुत ज्यादा तेज
हैवी रेनफॉल हुई। जब वो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाती थी तो क्या होता था, वहां एक तरह से फ्लड आ जाता था, ठीक है, वहां बाढ़ आ जाती थी। तो उस बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम कितना पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या किया गया था, उस टाइम पे एक मतलब बोलना चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलाइज किया गया था, मतलब कि एक चैनल टाइप का बना दिया गया था, जिसके कारण अगर बहुत ज्यादा पानी या रेनफॉल आ रहा है तो वो जो है वो चैनल बना दिया जाए और जो वो पानी है वो इरिगेशन एंड वाटर को कंजर्व करने के लिए यूज करा जाए, जिसके कारण जो फ्लड आता था, जो बाढ़ आती थी, वो ना आए। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से हमने क्या किया, हमने जो पानी था पहले तो देखा जाए कि वो डिस्ट्रक्टिव कर रहा था पूरे हमारे मतलब जो एरिया था वहां का, बोलना चाहिए श्रीनागाविरपुरम को। बट अब हमने क्या करा, हमने उस पानी का अच्छे से यूटिलाइज किया, उसको कंजर्व करके रखा, एज वेल एज हमने इरिगेशन के काम में क्या किया, उसको यूज किया। गॉट इट। तो इससे हमें समझ में आता है इस एग्जाम्पल से कि एंशिएंट टाइम से ही हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है उसको क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। ओके, तो एक अगर आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए तो आप उसमें एक बोलना चाहिए एग्जांपल, आप इलाहाबाद के पास जो श्रीनागविरपुरम जो है वहां का आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो इन दी फर्स्ट सेंचुरी श्रीनागविरपुरम नियर इलाहाबाद, कहाँ है ये, इलाहाबाद के पास में एक जगह है, वहां क्या किया गया, सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका हम बोल सकते हैं एक तरह से यूज किया गया है चैनल के थ्रू, जिसके कारण जो फ्लड आ रहा है रिवर गंगा का वो ना आ सके। ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम, लेक एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। अब क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की, ठीक है, आपने कलर्स, आई थिंक कलर्स पे ये नाटक भी आता था, ये सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य करके, और आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा और किसी ने देखा भी होगा। ठीक है, तो हम उतने टाइम पुराने की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे आपके किसको, वाटर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि उस टाइम पे हमारे यहाँ वाटर स्केर्सिटी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो वाटर इतना ज्यादा यूज नहीं होता था। बट उनकी मतलब बोलना चाहिए उनका सोचने का तरीका जो है वो कितना सही था कि उनने तभी से डैम बनवाना, लेक बनवाना, इरिगेशन सिस्टम, इन सबको क्या करा, बनवाना स्टार्ट किया, जिसके कारण वाटर को वो कंजर्व कर सके, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर का प्रॉपर यूज हो सके। ओके, नाउ ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। अब हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि ये डैम, लेक, इरिगेशन सिस्टम जो है वो हमें कैसे पता चला कि ये एंशिएंट टाइम से आपका फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, वो हमें कैसे पता चला, हमें कोई भी चीज पता चलती है हिस्ट्री के बारे में तो कैसे पता चलती है, एविडेंस के थ्रू। एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, आर्कोलॉजिक से। ठीक है, तो जो भी आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट होता है उनका काम क्या होता है, वो डिग एंड ऑल, खोदने वोदने का काम करते हैं, फिर उन्हें वहां से एविडेंस मिलते हैं। एविडेंस मिलने के बाद उस चीज की क्या होती है, मतलब प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये चीजें पहले होती थी, इसलिए वो चीज वहां मिली है। ओके, तो इन्हीं एविडेंस के थ्रू पता चला इरिगेशन वर्क के बारे में, और ये आपका इरिगेशन सिस्टम एंड ऑल है जो वाटर कंजर्व एंड ऑल किया जाता था उसके बारे में। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिला, स्पेशली अभी जो आपको बताना है वो 4 स्टेट में आपको देखने को मिला। कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा में कहा, कलिंगना में। ठीक है, दूसरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहा देखने को मिला आपको, नागार्जुना कोंडा। ठीक है, इसके बाद आपका बेनोर। बेनोर कहाँ है आपका, कर्नाटका। फिर कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया आपको एविडेंस कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं। एक तो उड़ीसा में, उड़ीसा में कहा कलिंगना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कहाँ देखने को मिला है, नागार्जुना कोंडा। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटका में बेनूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर। ओके, तो आपने ये देख लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक तो आपको बोल सॉरी
कि हम ये देखते आ रहे हैं कि पुराने टाइम से ये सारी चीज़ें हमारी चली जा रही है। इसके अलावा हमने फर्स्ट सेंचुरी की बात की। फर्स्ट सेंचुरी में इलाहाबाद के पास आपका श्री विरमपुरम करके जगह थी, वहाँ आपको मतलब इरिगेशन सिस्टम देखने को मिला। साथ के साथ में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखने को मिला। इसके अलावा और भी बहुत सारे इरिगेशन वर्क के हमें एविडेंस मिले आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर, जिनके नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं। ओके, नाउ इन द 11th century भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वॉज बिल्ट। ठीक है, अगर हम आर्टिफिशियल लेक की बात करते हैं तो हम 11th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1000 साल पहले की अगर हम बात करें तो 11th सेंचुरी के अंदर जो भोपाल लेक है, ठीक है, भोपाल एक प्लेस है और आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा, भोपाल को एक तरह से सिटी ऑफ लेक भी बोला जाता है क्योंकि भोपाल के अंदर बहुत सारे लेक्स हैं। ठीक है, झीलों की नगरी भी बोला जाता है भोपाल को। ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है। ओके, तो यहाँ क्या है, वहां एक लेक बनाया गया है, वो भी कैसा, आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है, जो कि अभी तक मतलब बोलना चाहिए अभी तक वो लेक है, बहुत सुंदर लेक है, बहुत सुंदर जगह है वो, एज वेल एज उसका बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे से यूज हो रहा है। ठीक है, भले ही वो आर्टिफिशियल है लेकिन आज भी वो मतलब आज भी उसका उतना ही अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं यूज हो रहा है। मतलब लोगों की जो जरूरत है, नीड है वाटर की, उसको वो फुलफिल कर रहा है। एंड साथ के साथ में क्या बोलना चाहिए, वहां की ब्यूटी भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये जो भोपाल लेक है जो कि किसने बनाया था, आर्टिफिशियल लेक था, वो कैसे बना था एक्चुअली में क्या है, जो भोपाल एरिया है आपका या भोपाल जो सिटी है वो एक तरह से हिल पे बनी हुई है। ठीक है, अब मान के चलो हिल पे कोई चीज बनी हुई है, ठीक है, तो आपका थोड़ा मतलब हमें बोलना चाहिए थोड़ा सा ऊंची जगह पे बनी हुई है, राइट। तो अब क्या होता है, आप मान के चलो कोई स्लोप एरिया है या फिर कोई हिली एरिया है, तो वहां अगर पानी गिरता है तो वो क्या होता है, वो नीचे जाके जम जाता है, राइट। तो यहाँ इनने जो लेक बनाया है वो इसी हिसाब से बनाया है कि वो बीच में थोड़ा बनाया गया है और ऐसी जगह डिग किया गया है कि जो सारा पानी क्या उस जगह के अंदर आके कलेक्ट हो सके, और वो पानी कलेक्ट होते 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 क्या हो गया, लेक के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ अगर हम 14th सेंचुरी की बात करें तो दिल्ली के पास होस खा करके एक जगह है, वो एक तरह से क्या करती है, वो भी वाटर सप्लाई करती है सिरी फॉरेस्ट एरिया को। ठीक है, सिरी फोर्ट जो एरिया उसको, अब ये जो हुस खास जो है वो किसने बनवाया था, इल्तुतमिश थे, उनने क्या करा था, इसको बनवाया था। ओके, जहां क्या होता है आज भी वाटर सप्लाई किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि पुराने लोग भी भले ही टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा यूनिक ना हो या इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना हो, बट उनकी सोच कितनी अच्छी होती थी, या हम बोल सकते हैं कि उनका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो कितना ज्यादा एडवांस होता था कि वो ऐसे ऐसे आइडिया सोचते थे, बिना टेक्नोलॉजी के भी वो इतनी सारे और इतने एडवांस लेवल के आइडिया लेके आ जाते थे। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो डैम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका वो मल्टीपर्पज का नाम आता है ना तो आपका डैम अपने आप आ जाता है। गॉट इट? सो सबसे पहले अगर हम डैम की बात करते हैं तो मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। द डैम इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बिल्ट टू इम्पाउंड वाटर फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, आपका डैम जो है वो एक तरह से क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, डैम को क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोला जा रहा है, जो क्यों यूज किया जाता है या क्यों बनाया जाता है, वाटर को इम्पाउंड करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पाउंड, मतलब इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, जिसके कारण उस पानी का हम क्या कर सके, फ्यूचर में यूज कर सके, या फिर इन सिंपल लैंग्वेज डैम हमारा वाटर को कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है, जिसके कारण हमारी जो आने वाली जनरेशन है या फ्यूचर में हम उस पानी का यूज कर सके। ओके, नाउ डैम रिफर्स टू द रिजर्वियर रेदर देन स्ट्रक्चर। जो डैम है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के डैम है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर है, एज वेल एज मैंने आपको अभी प्रीवियस वाले स्लाइड में भी आपको बताया था, इमेजेस दिखाई थी कि कौन सा डैम मतलब किस स्ट्रक्चर के बेस पे कौन से डैम का नाम क्या होता है। ठीक है, बट जो डैम है ना वो स्ट्रक्चर से ज्यादा मतलब किसको रेफर करता है, रिजर्वियर को रेफर करता है। ठीक है, मतलब कि एक वो पानी को इकट्ठा करने की एक तरह से क्या है, वो जगह है। ओके, भले स्ट्रक्चर उसका कुछ भी हो लेकिन मेन उसका काम क्या है, वाटर को कंजर्व करना। ओके, नाउ अगर अब हम क्या करें,
ये तो हमने देख लिया डैम क्या था, क्या मतलब कैसा उसका वो था। अब हम बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की। अगर हम बात करते हैं जो डैम है वो कैसे एक्ट करता है, वो बैरियर की तरह मतलब एक्ट करता है। बैरियर की तरह क्यों एक्ट करता है, मतलब कि रुकावट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। किसको रिस्ट्रिक्ट करता है, फ्लो ऑफ वाटर को। ओके, डैम बनाए इसलिए जाता है आपका, क्या होता है जैसे कि मान के चलो बहुत ज्यादा मतलब पानी हो रहा है वहां, या मतलब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल है, तो आप क्या कर देते हो, एक बैरियर लगा देते हो। ठीक है, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, आपने कुछ किसी भी चीज से उसको रोक दिया पानी को, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो वहां से आगे नहीं जाएगा, अब वो वहीं क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या किया जा रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इट एक्ट्स, जो डैम है वो किसकी तरह एक्ट करता है, बैरियर की तरह, जो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है, रिस्ट्रिक्टिंग करता है किसको, फ्लो ऑफ वाटर को, विच कैन बी लेटर यूज फॉर पर्पस सच एज इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज, एक्वाकल्चर एसेट्रा। ठीक है, अब हमने क्या किया, पानी पहले बह रहा था बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल या किसी भी रीजन से, जिसके कारण हमने क्या कर लिया, बीच में उसको रोक दिया और एक जगह उसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब पानी एक जगह आपका इकट्ठा हो गया और उसके बाद हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए बाद में यूज किया। ओके, वो इरिगेशन भी हो सकता है, डोमेस्टिक यूज भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूज भी हो सकता है, या एक्वाकल्चर भी हो सकता है। गॉट इट? नाउ most dam have a section called a spill way or wire over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or कंटिन्यूसली। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो ज्यादातर डैम है ना उसको क्या किया जाता है, सेक्शन बना दिया जाता है उसका। ठीक है, आप देखते होगे, आप सुनते होगे कि अगर पानी बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया है तो उसके कारण क्या कर दिया जाता है, आपके जो गेट्स बने होते हैं डैम को, वो क्या कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो वो गेट होते हैं ना आपके डैम के, जिसको खोला जाता है जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिल वे बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने उसको, मतलब पानी अगर बहुत ज्यादा हो गया तो हमने उसको क्या कर दिया, फ्लो होने दिया। ठीक है, जहां हमने उसको रोक के रखा था बैरियर को, उसको हमने क्या कर दिया, उस बैरियर को हमने हटा दिया। तो जो वो बैरियर है उसको हम स्पिल वे बोलते हैं। और ये क्या होता है ये डिपेंड करता है उसके फ्लो के ऊपर। ये जो फ्लो है कभी कभी कंटिन्यूस भी होता है और कभी कभी रुक रुक के भी होता है। ठीक है, इस डिपेंड अपॉन दी, बोलना चाहिए वहां का रेनफॉल कैसा है उसके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ डैम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंट, पर्पस और हाइट। ठीक है, अब जो डैम को हमने क्लासिफाई किया है वो किसके बेसिस पे किया, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके पर्पस के बेसिस पे, या फिर उसके हाइट के बेसिस पे। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं ये 3 कैटेगरी हैं जिसके बेसिस पे हमने बोलना चाहिए हमने क्या किया है, डैम को क्लासिफाई किया है। ओके, सो अगर हम स्ट्रक्चर की बेसिस की बात करें तो ऑन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज, डैम आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट डैम और मसूरी डैम विद सेवरल सब टाइप। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर या फिर मटेरियल के बेस पे बात करें तो कौन कौन से हमने 3 से 4 टाइप में इसको क्या करा है, क्लासिफाई किया। सबसे पहले क्या होता है, टिम्बर डैम, लाइक दिस। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कुछ लकड़ियों से बना हुआ है, इसको हम टिम्बर डैम बोलते हैं, ये टिम्बर से बना होता है। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरा देखोगे एम्बैंकमेंट डैम, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बात पहले वाले स्लाइड में दिखा चुकी हूँ एम्बैंकमेंट डैम कैसा होता है। ये आप देखोगे तो ये क्या है, ये जो इस टाइप का जो डैम है इसको हम क्या बोलते हैं, मंसूरी डैम बोलते हैं। गॉट इट? ये इस टाइप के आपको क्या होंगे, किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको इस टाइप के डैम्स देखने को मिलेंगे। गॉट इट? नाउ अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दी हाइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी हाइट डैम कैन बी कैटेगराइज एज लार्ज डैम एंड मेजर डैम और अल्टरनेटिवली एज लो डैम, मीडियम हाइट डैम और हाई डैम। ठीक है, अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑब्वियसली बात है 3 टाइप के होंगे, या तो हाई होगा या मीडियम होगा या फिर लो होगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के आपके डैम को क्लासिफाई या कैटेगराइज किया गया है, किसके बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे। ओके, और 3 टाइप के ही हमने किसके बेसिस पे किया था, स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया था। ओके, नाउ अब ये तो हमने देख लिया कि डैम का मतलब डैम क्या होता है, उसके कितना क्या मतलब क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन है उसके, ये सारी चीजें हमने देखनी है। राइट, अब हम देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस है आपका। ठीक है, जो डैम है या फिर हम जिसको हम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं डैम को, तो उसका क्या यूजेस है या फिर उसका क्या एडवांटेजेस है।
ओके, सो इसके अंदर हम फर्स्ट देखेंगे डैम वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड। जो डैम है ना उसको हम ट्रेडिशनली बिल्ड कर रहे हैं। क्यों बिल्ड कर रहे हैं? जिसके कारण जो रिवर का पानी या फिर रेन वाटर है, ठीक है, उसको हम क्या कर सके, इम्पाउंड कर सके, कंजर्व कर सके, इकट्ठा कर सके, एंड देन उसके बाद में हम क्या कर सके, उसका यूज कर सके। गॉट इट? जैसे कि अभी आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में आप सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के नोट्स बनाते जाते हो और जब आपका पेपर का टाइम आता है बाद में, तब आप क्या करते हो, उनका प्रॉपर यूज करते हो, राइट? वैसे ही क्या किया जाता है, आपका डैम का भी हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं या ट्रेडिशनली टाइप से, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाए जाते हैं। एंड देन उनका जो रिवर का पानी होता है या रेन वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, इम्पाउंड किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, एंड देन उसको बाद में जब भी नीड होती है इरिगेट और आपका एग्रीकल्चर फील्ड के लिए क्या, इरिगेशन के लिए उसका यूज किया जाता है। ओके, नाउ टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट for electricity generation, water supply for domestic and industrial use, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding। अब क्या बोला जा रहा है, अगर हम आज की बात करें, ठीक है, ये तो हमने एंशियंट टाइप का देख लिया कि जो कंजर्व वाटर करने का तरीका था या इरिगेशन करने के लिए जो था, तो चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट सेंचुरी, वहां हमने सब जगह देखा कि पहले भी लोग बाग ऐसा करते आ रहे थे, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है कुछ तो चेंजेस आया होगा ना, कुछ तो चेंजेस हम भी लेके आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है, तो हम उसका कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे ना। तो इसलिए बोला जा रहा है जो डैम है वो सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं बने आज, साथ के साथ में किसके लिए बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है वहां से डैम से जनरेट होती है, ठीक है। कैसे जनरेट होती है, आपका जो पानी का फ्लो आता है, टर्बाइंस बनी होती है, देन वो पानी उसमें ना बहुत प्रेशर से घूमता है, ठीक है, तो उसका हम फोर्स का प्रॉपर उसका यूज कर लेते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी, ठीक है। ऐसे करके हम यूज करते हैं, एंड देन जो पानी होता है वो खराब तो होता नहीं है आपका, सिर्फ हमने उसकी जो एनर्जी थी वो ले ली, एंड देन उसको हम इरिगेशन एंड ऑल के लिए फिर से हम उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो डैम है वो सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं बल्कि और किस किस चीज में काम आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से यूज है, ठीक है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसके अलावा वाटर सप्लाई किया जाता है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज दोनों के लिए। फ्लड कंट्रोल के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था गंगा के इधर का जो इलाहाबाद के पास में आपका श्री नागवीरपुरा करके जो आपका एक जगह है, वहां गंगा में फ्लड आ जाती थी। गंगा के कारण जब बहुत ज्यादा ओवर वाटर हो जाता था, ओवरफ्लो हो जाता था वाटर का, तो वो क्या करते थे, डैम या चैनल बनवा देते थे, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, जब हमें फ्लड को कंट्रोल करना होता है ऑन दैट टाइम ऑल्सो क्या करवा दिया जाता है, आपका डैम को बनवा दिया जाता है। इसके अलावा रिक्रिएशन का मतलब क्या है आपका, मान के चलो कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी वानी नहीं है, अगर वहां पानी हम मतलब किसी भी थ्रू उधर हम पानी पहुंचा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस जगह का मतलब एक तरह से पुनर्जन्म बोलो, उसको रिक्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर मान के चलो पहले पानी नहीं था तो वहाँ हरियाली नहीं थी, अब वहाँ पानी हो गया तो हरियाली भी हो गई है और वाटर बॉडीज अच्छे से बन गई है, डैम जैसा बन गया है वहाँ, जिसके कारण वहाँ का टूरिज्म भी अच्छा हो गया है, नेचुरल ब्यूटी हो गई है। तो ये सारी चीजें क्या हुई, देखा जाए तो वो जगह एक खराब सी थी या इतनी यूजफुल नहीं थी, अब पानी आने से उस जगह का क्या हो गया, या डैम बनने से उस जगह का क्या हो गया, रिक्रिएशन हो गया। गॉट इट। इनलैंड नेविगेशन साथ के साथ में ये किसके लिए काम आता है, आपका नेविगेशन के लिए भी काम आता है, और फिश ब्रीडिंग के लिए भी आपका क्या होता है, ये यूज होता है। ओके, हिंस डैम आर नाउ रेफर टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि हमने देखा कि कितने सारे यूज है, जब कोई एक जना एक से ज्यादा दो से ज्यादा काम कर सकता है तो हम उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं, राइट। वैसे ही जो ये डैम है उसके इतने सारे यूज है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। ओके, तो डैम आर नाउ रिफर्ड टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वेयर द मेनी यूज ऑफ इम्पाउंड वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर। जिसके कारण क्या होता है, इसको हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने वाटर को इम्पाउंड तो कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और जो वाटर हमने कंजर्व किया है, इम्पाउंड करके रखा है, उसका हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। ओके, नाउ
सॉरी, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इन दी सतलज बीस रिवर बेसिन द भाखरा नागल प्रोजेक्ट वाटर इज बीन यूज बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सतलज बेसिस रिवर बेसिन जो है उसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट बना है, ठीक है, भागर नागल करके आपका एक वाटर प्रोजेक्ट बना है, उसका क्या यूज है, उसके दो यूज है, एक तो इरिगेशन के लिए भी उसका यूज मतलब उसको बनाया गया एज वेल एज जो हाइडल पावर प्रोडक्शन होता है आपका, जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके लिए भी क्या किया गया, उसको बनाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर, आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चा कि भाकर नागल जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे बना है, कौन सी रिवर बेसिन पे बना है, तो यू हैव टू नो अबाउट इट, सतलज 20 रिवर के ऊपर वो क्या हुआ है, वो बना है। ओके, या फिर ये भी पूछा जा सकता है सतलज 20 रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है, गॉट इट, या फिर उसका क्या यूज है, उसका दो यूज है, हाइडल पावर प्रोडक्शन एज वेल एज इरिगेशन आपका। इसके अलावा हम दूसरे की बात करते हैं, सिमिलरली हीराकुड प्रोजेक्ट इन दी महानदी बेसिन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। अगर हम बात करते हैं आपकी महानदी बेसिन पर, ठीक है, महानदी बेसिन पे आपका कौन सा प्रोजेक्ट बना है, हीराकुड। ठीक है, हीराकुड जो प्रोजेक्ट है वो महानदी बेसिन पे बना है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी मतलब हैवी रेनफॉल होती है जिसके कारण फ्लड आता है, तो फ्लड को कंट्रोल कर सके और साथ के साथ में जो वाटर है उसको हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके, जिसके कारण हम फ्यूचर में उसका यूज कर पाए। गॉट इट। अगर हम बात करते हैं भाखरा नागल प्रोजेक्ट की, तो इसका काम क्या है, हाइड्रल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। और हम हीराकुड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसका काम क्या है, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं विथ फ्लड कंट्रोल, जो फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है, उसको कंट्रोल करते हुए। ओके, सो ये तो हमने देख लिया कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, कि हमने फ्लड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है, उससे हमारा नेचुरल ब्यूटी बढ़ रही है उस जगह की, तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है, साथ के साथ में वहां से एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, इरिगेशन के लिए पानी दिया जा रहा है, कितना सारा काम किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, आपसे ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ ही लिया जाता है, ये मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था जिसके अंदर आपसे ये 5 जो आपको एग्जांपल एंड ऑल देने हैं रिगार्डिंग मतलब डैम को हम मल्टी प्रोजेक्ट पर्पस क्यों बोलते हैं या क्यों कंसिडर करते हैं, तो उसके एग्जांपल एंड ऑल हो गए। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट डैम एज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो जो डैम है वो टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया है, वो किसने कहा था, वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो एक तो आपको ये वन वर्ड में आ सकता है कि जो डैम है वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, अब ऐसा उनने क्यों कहा था वो भी हम देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जो डैम है वो क्या है, एक तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, एक तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसलिए जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद हमने इसका लॉन्च किया था, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं और साथ के साथ में मैनेजमेंट, कि हमें कैसे उस वाटर का मैनेजमेंट करना है या उस डैम का मैनेज करना है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन। एक तो इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया गया, विद द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच। नाउ दो ऑफ as an vehicle that would lead the nation of development and progress, overcoming the handicap of its colonial past। ठीक है, और इनने क्या बोला है, इनने मतलब एज यू नो दैट कि हम कॉलोनियल रह चुके हैं। ठीक है, हमारे ऊपर जो कब्जा था या जो हमारे ऊपर क्या बोलना चाहिए, हमें बंदी बनाया था, कॉलोनियल किया गया था, किसने किया था, ब्रिटिश ने किया था। ठीक है, तो हम एक तरह से हैंडीकैप हो गए थे, या हमारी जो सारी चीजें थी हमारे देश की वो सब क्या करके ले गए थे, जो भी हमारे देश की इकोनॉमिक एंड ऑल थी वो सब खराब हो गई थी, राइट। तो इसलिए उनने डैम को एक तरह से व्हीकल की तरह माना है, जिसके कारण नेशन की डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हो सके। ठीक है, यहाँ ये बोला जा रहा है जो भी कॉलोनियल पास था हमारा, जिसके कारण हम एक तरह से हैंडीकैप हो गए थे, तो उनका कहना ये था, जो ये बोलना चाहिए डैम है वो किसकी तरह काम कर रहा है, व्हीकल की तरह काम कर रहा है, जिसके कारण हमारा नेशन जो है वो डेवलप और प्रोग्रेस कर सके। ओके, देखिए कितनी बड़ी बात बोली, इसलिए तो उसको मॉडर्न टेम्पल बोला जा रहा है।
डैम को। द रीजन बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमिक विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमिक। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्यों? क्योंकि डैम को क्या बोला जा रहा है, डैम को अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया दोनों के लिए मतलब बोलना चाहिए, उनकी ग्रोथ के लिए उसको एक तरह से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, डैम है तो जो रूरल एरिया में आपके एग्रीकल्चर होती है, फील्ड होती है, उसके अंदर आपको इरिगेशन प्रॉपर मिलता है, ठीक है, पानी की फैसिलिटी प्रॉपर मिलती है, जिसके कारण आपको आपकी जो बोलना चाहिए खेती है वो बहुत अच्छी आती है, क्रॉप बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। अब क्रॉप अच्छे आ रहे हैं तो जो रूरल एरिया वो क्या हो रहा है, वो आपका डेवलप हो रहा है। अब एज यू नो दैट एग्रीकल्चर इज अ प्राइम सेक्टर, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। अब वो अच्छा हो रहा है तो जिसके कारण सेकेंडरी एंड टर्शरी को भी क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है कि मान के चलो क्रॉप अच्छा हुआ, शुगर केन की मान के चलो खेती है, ठीक है, जिसके अंदर पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है। अब पानी अच्छा था वहां, वो किसके वजह से था, डैम की वजह से, ठीक है, डैम की वजह से वहां पानी अच्छा था तो खेती बहुत अच्छी हुई तो आपके जो शुगर केन है, गन्ने वो बहुत सारे हुए, जिसके कारण जो गन्ने थे, शुगर केन थे, वो क्या हुए, वो आपके मतलब बोलना चाहिए एक तरह से आपका अर्बन सिटी में, ठीक है, अर्बन की साइड का, सिटीज की साइड का जहाँ फैक्ट्रीज एंड ऑल होती है, वहां जाके उन्हें क्या किया, उन्हें शुगर एंड ऑल का बोलना चाहिए एक तरह से प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो जिसके कारण जो आपका रूरल एरिया था उसका तो इकोनॉमिक अच्छा हुआ ही, ठीक है, क्योंकि उनकी खेती बहुत अच्छी हुई और उन्होंने उनको सेल किया, जिसके कारण उन्हें अच्छे प्राइस मिले, तो वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। साथ के साथ में अब जो अर्बन सिटी में गया, जो उनका काम था, उनके पास शुगर केन बहुत अच्छा है, जिसके कारण उनने शुगर का प्रोडक्शन किया एंड देन उनका भी क्या हुआ, उनका भी बिजनेस अच्छा चला, एज वेल एज वो तो अच्छा चला। अब उनके यहाँ फैक्ट्री में अगर शुगर केन ज्यादा है और उन्हें शुगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है आपका, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका अर्बन, या फिर हम बोल सकते हैं विलेज एज वेल एज आपका रूरल और अर्बन दोनों में क्या हो रहा है, आपके इकोनॉमिक का ग्रोथ हो रहा है। ओके, गॉट इट नाउ। अब ये तो हमने देख लिया डैम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस एंड ऑल। हमने अभी तक ये मान के चला है जो डैम है ना वो सिर्फ अच्छा ही होता है, ठीक है, बट आपको यही याद रखना चाहिए हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, ठीक है, हेड एंड टेल। मतलब कि अगर कोई चीज है उसका एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी होगा, ठीक है, ये हर चीज में होता है। ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। किसी चीज का एडवांटेजेस ज्यादा है तो किसी चीज का डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, किसी के बराबर होते हैं, किसी की डिसएडवांटेजेस ज्यादा होती है और एडवांटेजेस कम होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कोई क्वाइन है तो उसके दोनों ही साइड होंगे। वैसे ही अगर डैम इतना अच्छा है, हमने इतने सारे एडवांटेजेस एंड यूज पढ़े, तो अब हमें डैम को क्रिएट करने के, जो ये डैम बनाया जाता है उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने की जरूरत है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। ओके, सो जो फर्स्ट है वो क्या बोला जा रहा है, इट इफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी चीज को जबरदस्ती रोकोगे तो उसका कोई तो डिसएडवांटेजेस होगा या कोई तो इफेक्ट होगा। वैसे ही जब इट इफेक्ट द नेचुरल फ्लो, ये क्या करता है, नेचुरल फ्लो को क्या करके रखता है, इफेक्ट करता है। किसका नेचुरल फ्लो, रिवर का, जिसके कारण क्या होता है, कॉजिंग फ्लो पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर। जो रिजर्वियर आपका या डैम बनाया जाता है वहां क्या हो जाता है, वो पुअर सेडिमेंट फ्लो होता है, जिसके कारण जो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होता है वो नीचे क्या हो जाता है, जम जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, इफेक्ट करने के कारण जो आपका सेडिमेंट का फ्लो है वो पुअर हो जाता है, और साथ के साथ में जो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन है वो नीचे की साइड जम जाता है। ओके, इट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ, और साथ के साथ में ये क्या करता है, जो ये सबसे मतलब एक तरह से बोलना चाहिए खराब बात है डैम की, वो क्या है, इट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट द रिवर एक्वेटिक लाइफ। जो रिवर की एक्वेटिक लाइफ है उसको क्या करके रखता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। आपकी जो रहने वाली जगह है, आप जहाँ रहते हो, कोई उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। लाइक
उनकी भी जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना रिवर की, उनको भी क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ये। It submerged the existing vegetation and the soil if created on the flood plain, ठीक है। और साथ के साथ में अगर ये ऐसे फ्लड प्लेन एरिया में बनाया गया है तो वहां क्या होता है, उसके कारण वहां का जो वेजिटेशन और सॉइल होता है उसको भी क्या कर देता है, वो सबमर्ज कर देता है। ऑब्वियसली बात है, उसको हटा के वहां डैम बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो सारी जगह डूब जाएगी, या उसको पूरे पहले क्लियर करना पड़ेगा एंड देन वहां आप क्या कर सकते हो, डैम बना सकते हो, ठीक है। तो इसके कारण वहां की सॉइल और जो वेजिटेशन है वो भी क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खराब या सबमर्ज हो जाती है। ओके, इट डिस्प्लेस द लोकल पीपल ऑफ द प्लेस वेयर इट इज क्रिएटेड। और साथ के साथ में वहां के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, जो लोकल पीपल है वहां जो जिस एरिया में अच्छे से रह रहे थे, बट वहां डैम बनाया जा रहा है तो एक तो उनका लाइवलीहुड चला जाता है, साथ के साथ में उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ओके, तो अब उन्हें बहुत टाइम से वहीं रहने की आदत थी, लेकिन उन्हें क्या कर दिया गया, आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, आप कहीं और शिफ्ट करा गया है आपको, तो आपके पास जॉब वॉब के कोई ठिकाने नहीं, ना ही कोई बिजनेस का या किसी भी चीज का ठिकाना है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है ना तो जो लोकल पीपल होते हैं ना उन्हें ही करना पड़ता है। ओके, नाउ देयर आर अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। और जैसे कि हमने देखा था कि ये है ना कंट्रोल करती है फ्लड को, बट यहाँ ये भी देखा गया जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होती है तो बहुत बार ऐसा नोटिस किया गया है जो ये फ्लड कंट्रोल वाली इसकी क्वालिटी है वो क्या हुई है, अनसक्सेसफुल भी हो गई है बहुत बार, या हम बोल सकते हैं उस चीज के अंदर ये फेल भी हो गया, फेलियर हो गया। ओके, दिस प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक caused waterborne diseases and pest and pollution resulting from excessive use of water, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है आपका, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो डैम बनता है जिसके कारण अर्थक्वेक आने की संभावना होती है, ठीक है। इसके अलावा वाटर से रिलेटेड जो डिसीजेस होती हैं वो आपके लोगों को हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेस्ट एंड आपका बोला चाहिए पॉल्यूशन जो है वो उसके अंदर होता है, वाटर के अंदर बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण लोग अगर उस पानी का यूज करते हैं तो उन्हें डिसीजेस होने की प्रॉब्लम होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो खराब, मतलब वहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन तो हो ही गया है जिसके कारण वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी क्या होती जा रही है, मरती जा रही है, एंड उसके बाद भी पानी और ज्यादा खराब होता जा रहा है। और जब ह्यूमन बीइंग उस पानी को यूज करता है तो उसको क्या हो जाती है, बहुत सारी डिसीजेस हो जाती है, जैसे कि टाइफाइड एंड ऑल एसेट्रा, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया। अब ऑब्वियसली बात है, अगर जब आपको देखने को मिलता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लोगों को डिसीजेस हो रही हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ के जो लोकल पीपल है ना उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो क्या किया जाता है, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी यही हुआ, अगर ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली आपकी, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो उनने क्या करा, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। ओके, सो फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं, दिस प्रोजेक्ट कॉज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तिरहाई डैम आंदोलन एग्सेट्रा, ठीक है। तो जब ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने तो बहुत सारे उसके कारण क्या हुए, मूवमेंट्स भी आए, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स भी आए, जैसे कि आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा तेहरी डैम आंदोलन, ठीक है। Now, interstate water disputes are also becoming common with regret to sharing the cost and benefit of the multi-purpose project. साथ के साथ में जो ये आपका डैम है उसके कारण इतना सारे बेनिफिट हैं जो कि सबको पता है, जिसके कारण दो स्टेट के बीच में क्या होता है, डिस्प्यूट भी हो जाता है, ठीक है, कि वो क्या कहते हैं, नहीं ये डैम हमारा है, ये डैम हमारा है, या कहीं वो बाउंड्री पे है तो वो लोग लड़ने लगते हैं इस चीज को लेके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये डैम है तो वहाँ की इकोनॉमिक एज वेल एज वहाँ का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा, तो उसके चक्कर में क्या करते हैं वहाँ के लोग क्या करने लगते हैं, डिस्प्यूट भी करने लगते हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग ना। अब ये तो हमने देख लिया ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करते हैं
Resistance to this project has primarily been due to the large scale displacement of the local community. ठीक है, मेन ऑब्जेक्शन क्या है इन प्रोजेक्ट के पीछे? ऑब्वियसली बात है, वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उनको क्या किया जाता है, इतने सारे जने होते हैं, उनको क्या किया जाता है, वो प्रोजेक्ट के लिए उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, वहां से उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो जगह है, उनका लाइवलीहुड है, वो कितने टाइम से वहां रह रहे हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है वहां से। ठीक है, दूसरी चीज, लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड देयर meager access and control over resources for the greater good for the of the nation. ठीक है, ओके, आई एग्री विद दैट कि जो ये रिसोर्सेज एंड ऑल हो रहे हैं जिसके कारण नेशन का बहुत ज्यादा गुड एंड ऑल हो रहा है, बट बहुत सारे लोगों को उनकी खुद की जमीन को, जो लोकल पीपल है उनकी खुद की जमीन को गिव अप करना पड़ता है, और उसके साथ साथ उनका जो लाइवलीहुड है ना, मतलब ठीक है आपने जमीन दे दी नेशन के लिए, आई एग्री, बट इसके बाद जो आपका लाइवलीहुड है, जीने का जो सहारा है, वो भी आपसे क्या कर लिया जाता है, एक तरह से छिन जाता है। ठीक है, आप कहीं नई जगह जाते हो तो ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा अमीर तो होते नहीं है, पुअर लोग ही होते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो नया बिजनेस कर पाए या नई चीज ले पाए, और गवर्नमेंट भी देती है बट इतना कुछ खास नहीं देती, आपको तो पता ही है कितना दिया जाता है आजकल। ओके, सो ये मेन क्या होती है, आपकी प्रॉब्लम्स होती है। ये क्या आपका, आप आपकी बुक के अंदर भी देखोगे, ये क्या आपका मैप है जिसके अंदर आप देखोगे कौन कौन सी रिवर है और कौन कौन सी रिवर के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट है। ठीक है, जब मैं आपको मैप वर्क करवाऊंगी ऑन दैट टाइम मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन सी रिवर है और कौन कौन से रिवर के ऊपर कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स बनाए गए या डैम बनाए गए। ठीक है, तो आपको वो आप इसके अंदर देख सकते हो और आप कर सकते हो, और जब मैं आपको मैप वर्क करवाऊंगी तब मैं आपको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है आपको। अगर आपको लगता है आपका जो आज का लेक्चर है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया, डैम का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, उसके क्या क्या मूवमेंट्स है, और जो मूवमेंट्स है उसका क्या रीजन है उसके पीछे का, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको इसके आगे का पार्ट पढ़ाऊंगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।